Hello everyone, welcome you all in Learn Karo class 11 and 12 and I am Shreya, your educator. Today we are going to do chapter number 1 from the book Vistas, that is the third level by Jack Finney. Jack Finney कौन थे? एक अमेरिकन ऑथर थे. The theme of the story. Basically this is a story which is about science fiction which involves time travel, exploration, mind control and two parallel universes. The main character of the story is Charlie, जो कि एक 31-year-old person है. Now Charlie is saying that presidents of New York Central, New York, along with New Haven and Hartford railroads, अगर वो अपने पूरे schedules को again and again go through करें, then also they will swear कि वहाँ पे केवल 2 हैं. बट चार्ली बोल रहा है कि मैं बोलता हूँ कि देयर आर 3 levels एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. चार्ली को लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 3 levels हैं. क्यों? क्योंकि वो कह रहा है मैं वहाँ पे खुद गया हुआ हूँ. और इतनी अजीब सी बात को सुन के चार्ली बोलता है कि मैंने वही स्टेप्स उठाए जो कि मुझे उठाने चाहिए थे. क्या स्टेप्स थे वो? टू कंसल्ट ए डॉक्टर, साइकाइट्रिस्ट, जो कि उसका फ्रेंड है सैम वीनर. वो बोलता है कि मैं एक साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट कर चुका हूँ और वहाँ पे उसने बताया कि उसके फ्रेंड ने उसको बोला है, जो कि साइकाइट्रिस्ट है, कि प्रोबेबली उसने जागते हुए कोई सपना देखा है. यूजुअली हम सोते हुए सपना देखते हैं ना. उसके साइकाइट्रिस्ट ने उसे बोला है प्रोबेबली तुमने जगते हुए कोई सपना देख लिया है एंड मे बी यू आर अनहैप्पी. जैसे वो ये बात बोलता है तो चार्ली की वाइफ जो होती है लुइसा, वो सॉर्ट ऑफ मैड हो जाती है. उसको लगता है कि मीन्स जो कुछ है ही नहीं उसके हस्बैंड ने उसे विटनेस किया है और वो अनहैप्पी भी है. लेकिन फर्दर ऑन वो बोलता है साइकाइट्रिस्ट कि दिस मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, वॉर, फियर एंड एवरीथिंग. यानी कि जो प्रेजेंट वर्ल्ड है इसमें बहुत सारी असुरक्षा, वॉर, थिंकिंग, स्ट्रेसफुल सिचुएशन और जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही एंग्शियस और एंग्जाइटी वाला है. इसलिए प्रोबेबली तुमने इस सबसे एस्केप करने के लिए एक वे तराशा, जो कि क्या था, 3rd लेवल का. लेकिन जब वो बोलता है कि क्योंकि ये प्रेजेंट वर्ल्ड जो है इतना स्ट्रेसफुल है और मैंने एक तरीका तराशा है इससे बचने के लिए, प्रोबेबली इन एंग्शियस सिचुएशन से तो हर कोई बचना चाहता है, कौन नहीं बचना चाहता. और उसकी एक हैबिट थी चार्ली की, जो थी स्टैम्प कलेक्शन की. तो उसका फ्रेंड साइकाइट्रिस्ट उसे बोलता है कि ये जो तुम्हारा एक हैबिट है स्टैम्प कलेक्शन का, ये और कुछ नहीं है, इट इज़ अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. यानी कि तुम जो प्रेजेंट सिचुएशन से उससे प्रोबेबली बचना चाहती हो, इसलिए तुम स्टैम्प कलेक्शन करती हो. स्टैम्प कलेक्शन उसकी एक हॉबी थी. जब हम परेशान होते हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी कोई भी हॉबी परस्यू करते हैं जिससे कि हमें रिलैक्स और अच्छा फील होता है. तो ऐसे ही वो बोलता है कि प्रोबेबली तुम एस्केप करने के लिए स्टैम्प कलेक्शन करते हो. तो इसके रिप्लाई में चार्ली बोलता है कि स्टैम्प कलेक्शन तो मेरे ग्रैंडफादर भी किया करते थे और उनके टाइम में, इन ओल्डन टाइम्स, जो एनवायरनमेंट था वो काफ़ी पीसफुल था, काम था, इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस नहीं थी, वो भी तो किया करते थे. और फर्दर ऑन वो अपने फेवर में बोलने के लिए बोलता है कि स्टैम्प कलेक्शन तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी किया करते थे. ये दोनों बातें, दोनों एग्जाम्पल्स प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का और ग्रैंडफादर का, वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए दे रहा था कि वो भी किया करते थे. वो काहे से बचने की कोशिश कर रहे थे, काहे से एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे. नाउ ही इज डिस्क्राइबिंग हिज जर्नी टू द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. वो बोल रहा है कि एक रात की बात है जो कि समर्स में वो अपने ऑफिस से अपने घर जाने के लिए लेट हो गया था. इसलिए उसने वहाँ से एक सबवे लिया. सबवे क्या होता है, एक टनल सॉर्ट ऑफ वे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, जिससे कि वो अपने घर फटाफट से पहुंच सके. और उसने वो ये रास्ता इसलिए चुना था क्योंकि जो बस का रूट है, प्रोबेबली ये रास्ता उसको बस के रूट से जल्दी अपने घर की तरफ पहुंचा देगा. आगे वो बोलता है आई डोंट नो कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ. मैं एक आम आदमी हूँ, आई एम अ पर्सन नेक्स्ट डोर, मीन्स आई एम नॉट सो स्पेशल पर्सन. मैं एक बिल्कुल सिंपल पर्सन हूँ, मुझे नहीं पता ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है, लेकिन ये मेरे साथ हुआ. अब वो अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है कि उसने एक टैन गैबर्डीन सूट पहना है. टैन इज द कलर, ब्राउनिश कलर होता है सॉर्ट ऑफ. गैबर्डीन सूट क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग वुमन लाइक फैब्रिक का सूट पहना हुआ है. अलॉन्ग विद इट उसने एक हैट पहनी हुई है जिसपे एक फैंसी बैंड बना हुआ है. और वो फटाफट से जाने की कोशिश कर रहा है अपने अपार्टमेंट के लिए, जहाँ पे उसकी वाइफ लुइसा है. अब वो बोलता है कि उसने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे एक टर्न लिया, एक मोड़ लिया. कहाँ से लिया, फ्रॉम वेंडरविल्ट एवेन्यू.
वेंडरबिल्ट एवेन्यू से उसने टर्न लिया, वहाँ से वो नीचे की तरफ गया स्टेयर से, जहाँ पे वो फर्स्ट लेवल पे पहुँचा, जैसे कि 20th सेंचुरी में नॉर्मल था। वहाँ से अगेन उसने एक स्टेयरकेस लिया, जिसको फ्लाइट बोल रहे हैं वो आगे, मतलब सेट ऑफ स्टेयर उसने दोबारा गया, और अब वो कहाँ पहुँचा, वो वहाँ से पहुँचा सेकेंड लेवल पे, जहाँ पे ट्रेन जाया करती थी, कहाँ पे, सबअर्बन ट्रेन्स। सबअर्बन ट्रेन्स मीन्स विद इन द टाउन जो ट्रेन्स ट्रैवल करती हैं उन्हें बोलते हैं सबअर्बन ट्रेन्स। तो वो अभी सेकेंड लेवल पे चला गया था। एंड फ्रॉम देयर ही डग्ड इनटू ए आर्च डोरवे। वो एक डोरवे में एंटर करता है, उसके अंदर घुस जाता है, वहाँ से एक रास्ता जा रहा होता है। वो जब वहाँ से जा रहा होता है तो वहाँ पे जाके वो प्रोबेबली अपना रास्ता भूल जाता है, भटक जाता है रास्ता, और फिर वो बोलता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 100 टाइम्स आ चुका हूँ और जा चुका हूँ, एंड एवरी टाइम आई एम गेटिंग टू नो ए न्यू रास्ता। उसको हर बार कोई ना कोई नया रास्ता मिल जाता था। वो उसे डिस्क्राइब ऐसे कर रहा है कि प्रोबेबली एक बार वो एक इतने लंबे टनल में चला गया था जो कि 1 माइल लॉन्ग था, और वहाँ से वो कहाँ निकलता है जाके, वो निकलता है एट अ लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल। वो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में निकला था। और दूसरे टाइम जब वो रास्ता भटक गया था तो वो एक ऑफिस बिल्डिंग में निकला था जो कि 46th स्ट्रीट पे थी, और ये उनकी एरिया से 3 ब्लॉक्स दूर था। नाउ ही इज सेइंग दैट कभी कभी उसको लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक ट्री की तरह ग्रो अप कर रहा है। व्हाई लाइक अ ट्री, जैसे कि ट्री में रूट्स होती है, रूट्स ग्रो करती हैं, और जो मेन रूट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट एसेसरी रूट्स को गिव राइज देती हैं। ठीक है, जो मेन रूट होती है उससे डिफरेंट डिफरेंट एसेसरी रूट्स ऐसे निकलती हैं। ऐसे वो बोल रहा है कि जो ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये भी न्यू न्यू रूट्स की तरह ऑफ ट्रीज इज गिविंग राइज टू व्हाट, कॉरिडोर्स, स्टेयर्स, टनल्स एंड वेरियस अदर डोरवेज। नाउ वो उसके साथ साथ ये भी बोलता है दैट प्रोबेबली ये जो सिटी है इसके अंडरग्राउंड एक बहुत बड़ा टनल है जो कि या तो टाइम स्क्वायर पे जाता है या फिर मे बी सेंट्रल पार्क पे निकलता है जाके। और वो बोलता है सिंस हियर ये लोगों के निकलने का रास्ता रहा है। अब ये जो कुछ भी था ये सब कुछ उसका इमेजिनरी था, उसके अपने थॉट्स थे, इसलिए उसने ये थॉट्स कभी भी किसी को बताए नहीं होते। क्यों नहीं बताए होते? क्योंकि अगर वो बताता तो ये कितना पिक्यूलियर साउंड कर रहा है, कोई भी उसको इनसेन कंसिडर कर सकता था, इसलिए उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी, अपने फ्रेंड साइकाइट्रिस्ट को भी नहीं। एंड वो अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि वहाँ से वो एक कॉरिडोर में पहुँचा जो कि लेफ्ट टर्न ले रहा था, वहाँ से वो नीचे की तरफ जाता है। जब वो नीचे की तरफ जा रहा था वहाँ पे उसको एक हॉलो रोड सुनाई देती है। हॉलो रोड मतलब जिस टनल में वो एट प्रेजेंट था, प्रोबेबली जहाँ पे ये ओपन होता होगा वहाँ पे कुछ पीपल्स हैं, उनकी एक्टिविटी है और उसकी वजह से कोई शोर उसको सुनाई दे रहा होता है। और जितनी दूर से वो आ रहा था वहाँ पे उसे इतनी देर में एक भी इंसान वहाँ से नहीं गुजरा था जो उसे दिखा हो। और वॉट ही कुड हियर वॉज उसके खुद के फुटस्टेप्स। जब वो चल रहा था उसको केवल उसके खुद चलने की आवाज़ वहाँ सुनाई दे रही थी और ना ही कोई भी आदमी उसे वहाँ से क्रॉस करा था। नाउ जब वो आगे जा रहा था वहाँ से अगेन वो एक शार्प लेफ्ट टर्न लेता है और वहाँ से दोबारा एक स्टेयरकेस मिलता है उसको। वहाँ से चार्ली कहाँ पहुँच जाता है? वहाँ से चार्ली पहुँच जाता है 3rd लेवल पे। नाउ फॉर ए मोमेंट जब वो 3rd लेवल पे पहुँचता है उसको लगता है वो दोबारा से वापस 2nd लेवल पे आ गया है, लेकिन तब वो वहाँ पे नोटिस करता है कि जो रूम है वो कंपैरेटिवली छोटा है। वहाँ पे जो टिकट विंडोज़ हैं और जो ट्रेन के डोर्स हैं कंपैरेटिवली कम हैं। तो वहाँ पे कुछ अजीब सा अब उसे फील हो रहा था कि कुछ तो डिफरेंट है। उसके साथ ही साथ वो क्या नोटिस करता है कि जो इन्फॉर्मेशन बूथ है, इन्फॉर्मेशन बूथ होता है ना इंक्वायरी सेंटर रेलवे स्टेशन पे जहाँ पे हम जाते हैं और पता करते हैं कि ट्रेन का अराइवल टाइम क्या है और डिपार्चर टाइम क्या है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन बूथ था वो सेंटर में था और वो काहे का मेडअप ऑफ था? वो वुड का बना हुआ था। वो वुड का बना हुआ था और वो काफ़ी पुराने ज़माने टाइप का लग रहा था। अंदर जो पर्सन बैठा था उस इन्फॉर्मेशन बूथ पे उसने ग्रीन शेड्स पहने थे। आई मीन ग्रीन शेड्स कितना अजीब सा है ना। और उसने लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर भी पहने हुए थे उस आदमी ने जो कहाँ बैठा हुआ था? इन्फॉर्मेशन बूथ पे। अलॉन्ग विद इट वो नोटिस करता है कि उस एंटायर एरिया में जो लाइट है वो कंपैरेटिवली थोड़ी कम सी है और फ्लिकर कर रही है। फ्लिकर करने का मतलब क्या होता है? टिमटिमा रही है। तो वो इधर उधर देखता है कि लाइट की सोर्स क्या है। तब वो क्या नोटिस करता है वहाँ पे लाइट की सोर्स क्या थी? ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। जब फ्लेम जल रही होती है तो ऐसे ऐसे फ्लेम्स जाती है ना, इस वजह से ही लाइट उसके थ्रू फ्लिकर हो रही थी। तो वो देखता है अच्छा यहाँ पे ओपन फ्लेम गैस लाइट्स हैं, चलो इट्स ओके। अब वो वहाँ का
थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का सीन डिस्क्राइब कर रहा है कि फ्लोर पे ब्रास स्पिटून्स रखे हैं। स्पिटून्स क्या होते हैं? कंटेनर्स जिसमें कि हम स्पिट करते हैं। और तभी उसकी आईज में एक फ्लैश ऑफ लाइट पड़ती है। काहे की थी वो फ्लैश ऑफ लाइट? जहाँ से पड़ रही है वो सोर्स को देखने के लिए देखता है कि वहाँ पे एक आदमी ने अपनी वेस्ट पॉकेट से, वेस्ट पॉकेट क्या होती है? अपर गारमेंट के साइड में मेंस के एक छोटी पॉकेट होती है, उसमें से वो एक वॉच निकालता है। वॉच कैसी है? गोल्डन कलर की, और उसे स्नैप करके ओपन करता है, ऐसे जैसे पुराने ज़माने में लोग यूज़ करा करते थे। और जैसे ही वो टाइम देखता है तो वो थोड़ा सा आदमी फ्राउन करता है। जब हम फ्राउन करते हैं तो हमारी आईब्रो में थोड़ा सा मूवमेंट होता है ना, वैसे ही वो कुछ मुँह बनाता है देखकर। अब वो जो वो लाइट थी वो उसी वॉच से रिफ्लेक्ट होके उसकी आईज में पड़ी थी, जिसकी वजह से उसने इधर नोटिस करा था कि क्या है। अब वो उस आदमी को नोटिस करता है जिसके पास वो वॉच थी। क्या नोटिस करता है कि उसकी बिग मुस्टैचेस हैं जो कि राउंडेड अप है, एंड अलॉन्ग विद इट उसने एक डर्बी हैट पहनी हुई है। उस मैन ने, जिसने टाइम देखा था, उसने एक डर्बी हैट पहनी है। डर्बी हैट क्या होती है? बोलर्स हैट, जो कि इस टाइप की होती है, थोड़ी राउंडेड स्टिफ मटेरियल की बनी हुई, और वो ब्लैक कलर की थी। अलॉन्ग विद इट उसने क्या पहना है? ब्लैक बटन सूट पहना हुआ है उसने। साथ ही साथ उसको देख के ऐसा लग रहा है उसने ऐसा ड्रेसअप करा हुआ है जैसे कि लोग 1890s में किया करते थे। उसके साथ एक और चीज़ नोटिस करता है वो कि उसके साइड बर्न्स है। साइड बर्न्स क्या होते हैं? उन दिनों में प्रोबेबली फैशन रहा होगा कि जो मेंस है वो अंडर चीक इस एरिया में हेयर्स ग्रो अप करते थे। एंड वो देखता है कि इतने साइड बर्न्स, इतनी मुस्टैचेस फैंसी वाली, और इतनी बियर्ड्स उसने आज तक कभी भी नहीं देखी थी, जितनी कि वो यहाँ पे एवरी अदर पर्सन के नोटिस कर रहा था। तभी वो ये भी नोटिस करता है कि ट्रेन डोर से एक विमेन आती है। विमेन ने क्या पहना हुआ है? उसकी क्लोथिंग इज डिस्क्राइब्ड एज कि उसने मटन स्लीव्स की शर्ट पहनी है, यानी कि मटन स्लीव्स यहाँ से फ्लफी जो विमेन्स पहनती थी पुराने ज़माने में वैसे कुछ पहना हुआ है। स्कर्ट पहनी है और उसके बॉटम में उसने पहना हुआ है हाई बटन शूज़। तो इससे उसने मेन की भी डिस्क्राइब करता है कैसे पहने हुए हैं कपड़े, और वुमेन की भी डिस्क्राइब करता है। जब वो ये देख ही रहा होता है उसकी नज़र कहाँ पे जाती है? उसकी नज़र जाती है एक लोकोमोटिव पे। कौन से लोकोमोटिव पे? करियर एंड आइस लोकोमोटिव, जिसके ऊपर एक फनल का शैक था। अब उसे पता चल चुका था कि व्हाट्स हैपनिंग। ये जो करियर था ऑफ आइस लोकोमोटिव ये प्रोबेबली पुराने ज़माने में यूज़ होता था इन 1890s, और अब उसको रियलाइज़ हो चुका था कि क्या हो रहा है, वो पुराने ज़माने में पहुँच चुका है। अब वो फटाफट से वहाँ पे जो न्यूज़पेपर बॉय होता है, न्यूज़पेपर बेचने वाला बच्चा रेलवे स्टेशन पे, उसके पास भाग के जाता है और उसका न्यूज़पेपर उठाता है और पढ़ता है। जैसे ही वो उठाता है न्यूज़पेपर पे हेडिंग लिखी होती है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड जो न्यूज़पेपर था वो प्रोबेबली काफ़ी टाइम से पब्लिश ही नहीं हुआ था, वो पब्लिश होना बंद हो चुका था। और जो उसमें लीड न्यूज़ थी न्यूज़पेपर में वो थी अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, जो कि प्रोबेबली उस टाइम पे प्रेसिडेंट रहे होंगे। अब ये जब वो नोटिस करता है तो अब प्रेजेंट डे में उसने पता लगा लिया था इन पब्लिक लाइब्रेरी की डेट क्या थी उस दिन डेट थी जून 11, 1894। उसको पहले से ही शक था कि ये 1890s का सिनेरियो है, और अब उसको डेट भी कंफर्म हो गई है। क्या है? जून 11, 1894। अब जब उसे पता चल चुका है वो कौन से टाइम में है, कौन से एरा में है, तब वो फटाफट से टिकट विंडो के पास भाग के जाता है और वहाँ पे वो 2 टिकट परचेज करना चाहता था अपने और अपने वाइफ लुइसा के लिए। कहाँ जाने के लिए? यूनाइटेड स्टेट्स जाने के लिए। और वो कहाँ जाना चाहते थे? सिंस लॉग वो जाना चाहते थे गेल्सबर्ग, इलिनॉय में। नाउ वो गेल्सबर्ग को डिस्क्राइब कर रहा है कि क्या आप कभी वहाँ गए हैं, वहाँ पे कितना वंडरफुल टाउन है। उसे वो टाउन हमेशा से बहुत पसंद था और वो वहाँ हमेशा से जाना चाहता था। अलॉन्ग विद हिम वो अपनी वाइफ को भी ले जाना चाहता था। अब जब वो अपनी वाइफ का नाम डिस्क्राइब कर रहा है, उसको वहाँ ले जाने को डिस्क्राइब कर रहा है, इससे हमें पता चलता है कि चार्ली इंसेन नहीं था, वो अपने सेंसेस में था, क्योंकि उसको अपनी वाइफ के बारे में याद था और अपनी ड्यूटीज़ के बारे में भी सब कुछ याद था, अपनी विशेस भी उसको याद थी। लेकिन वो गेल्सबर्ग को कंटिन्यू करता है कि वो अभी भी उतना ही वंडरफुल टाउन है। वहाँ पे बिग लॉन्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल ट्रीज़ हैं, और वहाँ पे जो उन दिनों के ज़माने के जो घर हैं वो बड़े बड़े फ्रेम्स वाले हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और जो समर इवनिंग्स हैं वो 2 गुना बड़ी हैं देन द प्रेजेंट टाइम्स। एंड वहाँ पे इवनिंग में लोग बाहर अपने घरों के बैठते हैं, और जो मेंस हैं वो सिगरेट स्मोक कर रहे होते हैं, और जो वीमेंस हैं वो बे लीफ से अपने आप को हवा कर रही होती हैं, और आसपास फायरफ्लाइज यानी कि जुगनू उड़ रहे होते हैं, और सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल दिखता है और साउंड करता है। और वर्ल्ड उन दिनों वॉज पीसफुल। वाई पीसफुल? क्योंकि अभी इस टाइम से जहाँ पे वो पहुँच चुका था 3rd लेवल पे, इस टाइम से वर्ल्ड वॉर 1
20 ईयर्स आगे होने वाला था, मतलब वो 20 ईयर्स पीछे था वर्ल्ड वॉर 1 से, और प्रोबेबली 40 ईयर्स पीछे था वर्ल्ड वॉर 2 से। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुए ही नहीं है तो फिर लाइफ और वर्ल्ड कितना पीसफुल था उन दिनों पे। आगे जब वो टिकट काउंटर पे गया है टिकट लेने के लिए, तो क्लर्क से वो बात कर रहा होता है और बोलता है कि 2 टिकट दे दीजिए। कहाँ के लिए? गेल्सबर्ग इलिनॉय के लिए। जब वो कैलकुलेट कर रहा होता है फेयर क्लर्क, तो वो नोटिस करता है चार्ली की हैट पे जो फैंसी बैंड लगा हुआ था, पर वो ज़्यादा बॉदर नहीं करता है और वो फटाफट से जो है अपना फेयर जो होना था वो कैलकुलेट करके उसको बताता है। प्रोबेबली चार्ली के पास इतने पैसे तो थे ही कि वो 2 टिकट परचेज कर सके इलिनॉय जाने के लिए। अपना मनी काउंट कर रहा होता है उसको पे करने के लिए, तभी जो क्लर्क है उसकी करेंसी नोटिस करता है और बोलता है दैट एंड द मनी सर, ये पैसे नहीं चलेंगे और अगर तुम मुझे बेफूल करने की कोशिश कर रहे हो तो फिर ऐसा करके तुम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे एंड यू कैन बी जेल्ड। अब चार्ली को रियलाइज होता है पैसे तो उसके पास थे, मनी करेंसी उसके पास थी, लेकिन द करेंसी विच ही वॉज हैविंग वॉज डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट डे करेंसी, क्योंकि प्रेजेंट डे मॉडर्न डे में करेंसी कुछ और थी और जिस टाइम ट्रेवल के थ्रू वो पुराने ज़माने में पहुंच चुका था उन दिनों करेंसी डिफरेंट थी, दोनों अलग थी। और क्लर्क ने उसे वार्न करा था कि तुम मुझे अगर बेफूल करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। अब चार्ली बोलता है कि डेफिनेटली सब कुछ इतना अमेजिंग था, सब कुछ इतना पीसफुल था ओल्डन टाइम्स में, लेकिन जेल के बारे में कुछ भी उन दिनों में भी अच्छा तो नहीं था, क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता उसको बेफूल करने के लिए तो उसको जेल हो सकती थी। जैसे ही उसे लगता है कि वो पकड़ा जा सकता है इसमें फूल करने के लिए क्लर्क को, वो फटाफट से वापस चला जाता है अपने रास्ते, जिस रास्ते से वो आया था। एग्जैक्टली जिस रास्ते से वो आया था चार्ली उसी रास्ते से वापस चला जाता है। एंड नाउ नेक्स्ट डे वापस जाने के बाद वो अपने ऑफिस आवर्स में जो लंच टाइम होता है उस लंच टाइम में बैंक जाता है और वहाँ से $300 विड्रॉ करता है। उन $300 से वो क्या करता है, वो उन्हें एक्सचेंज करता है इनटू ओल्ड करेंसी बिल्स। वाई? क्योंकि ओल्ड करेंसी बिल कौन से वाले? जिसमें वो 3rd लेवल में पहुंचा था, वो उस करेंसी में उन्हें कन्वर्ट करा लेता है। एंड प्रोबेबली अगर आप किसी भी डीलर के पास जाएंगे ओल्ड करेंसी बिल परचेज करने के लिए, आपको मिल तो जाएंगे, लेकिन ओल्ड करेंसी बिल अगर आपको परचेज करने हैं तो उसके लिए आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, यानी कि एक्स्ट्रा मनी पे करने होते हैं। और जो $300 उसने विड्रॉ करे थे उसमें उसको मनी मिल तो गया था, लेकिन कितना मिला था? प्रोबेबली 300 से 200 मिला था इन ओल्ड करेंसी बिल्स। वो एक्सचेंज कर लेता है, लेकिन उस दिन के बाद से वो सर्च करता रहता है 3rd लेवल के लिए, लेकिन चार्ली को 3rd लेवल कभी मिलता ही नहीं है। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लुइसा उसे बोलती है कि अब प्रोबेबली चार्ली को 3rd लेवल सर्च करना छोड़ देना चाहिए, इट इज़ नॉट डूइंग एनी गुड, और उसको अपने स्टैम्प कलेक्शन की जो हॉबी है उसे परस्यू करना चाहिए। चार्ली उस बात को मान जाता है और अपनी स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी परस्यू करने लगता है। लेकिन अब उन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है कि नाउ एवरी वीकेंड नॉट ओनली चार्ली बट अलॉन्ग विद हिम उसकी वाइफ लुइसा भी एवरी वीकेंड सर्च कर रही थी 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ डेफिनेट प्रूफ था। अब हम जानेंगे कि वो डेफिनेट प्रूफ क्या था। उनका फ्रेंड जो था सैम विनियर, वो प्रोबेबली डिसअपियर हो गया था, किसी को नहीं पता था वो कहाँ गया है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी उसके बारे में। लेकिन चार्ली को ऐसा लगता था कि क्योंकि सैम एक सिटी बॉय है और अर्लियर टाइम में चार्ली उसको गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था, डिस्क्राइब करता था, क्योंकि वो वहाँ स्कूलिंग करी थी उसने अर्लियर डेज में और सैम हमेशा से वहाँ जाना चाहता था। तो चार्ली बोल रहा है कि प्रोबेबली सैम गेल्सबर्ग में है और वो वहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक है, ही इज़ ऑल राइट इन 1894 एट गेल्सबर्ग। अब उसको एक फर्स्ट डे कवर मिलता है। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? जिन लोगों की हॉबी होती है स्टाम्प कलेक्शन की, वो क्या करते हैं, फर्स्ट डे जब कोई स्टाम्प इशू होती है तो वो एक ब्लैक एनवेलप अपने ही आप को मेल करते हैं। उसमें जो स्टाम्प में डेट होती है वो सिग्निफाई करती है कि वो किस दिन की स्टाम्प है और वो उसे अपने आप को ही पोस्ट करते हैं, जो उनकी कलेक्शन में एड ऑन होता रहता है। जो स्टैम्प लगा हुआ एनवेलप है उसको ही हम बोलते हैं क्या? फर्स्ट डे कवर। अब उसको अपने कलेक्शन में, स्टैम्प कलेक्शन में एक फर्स्ट डे कवर मिला है जो कि शायद उसे वहाँ नहीं मिलना चाहिए था। क्या था वो फर्स्ट डे कवर? वो प्रोबेबली किसी ने उसके ग्रैंडफादर की, चार्ली के ग्रैंडफादर की एड्रेस पे पोस्ट करा हुआ है और वो वहाँ कब से है? सिंस 18 जुलाई 1894 से वो जो एनवेलप है वो वहाँ पे था।
लेकिन यूजुअली अंदर जो पेपर होता था वो एम्प्टी हुआ करता था, लेकिन ये पेपर एम्प्टी नहीं था, इसमें कुछ लिखा हुआ था। जब वो उसे ओपन करता है चार्ली, तो देखता है कि वो उसके फ्रेंड सैम ने चार्ली को भेजा हुआ है, और उसमें लिखा होता है कि हेलो चार्ली, पहले मुझे तुम पे थोड़ा डाउट था, लेकिन अब मुझे विश्वास है। क्या विश्वास है? ये विश्वास है उसे कि 3rd लेवल है और मैं गेल्सबर्ग में हूँ और यहाँ पे जो डेल स्ट्रीट है वहाँ पे प्रोबेबली लोग कलेक्टेड हैं और वहाँ पे कोई पियानो बजा रहा है। जो लोग कलेक्टेड है अपने पोर्च में, पोर्च होता है घर के बाहर का एरिया, वहाँ पे लोग एक गाना गा रहे हैं। कौन सा गाना है वो गाना है सीइंग नेली होम, और उसके फ्रेंड सैम को किसी ने प्रोबेबली लेमनेड के लिए इन्वाइट करा हुआ है। सैम आगे बोलता है कि यहाँ पे सब कुछ बहुत वंडरफुल है। चार्ली, यू एंड लुइसा अपनी सर्च ऑन रखो, ढूंढते रहो 3rd लेवल को और यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे तुम्हें आने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। डू कम हेयर एंड इट्स वर्थ इट, बिलीव मी। यहाँ पे आ जाओ। नाउ उन दोनों के पास, चार्ली और उसकी वाइफ के पास, एक प्रूफ था। क्या था? ये लेटर बाय सैम। नाउ नेक्स्ट डे क्या होता है, जो चार्ली है वो एक स्टोर पे जाता है। काहे के स्टोर पे? ऑफ स्टैम्प एंड कॉइन। वहाँ पे जाकर उसे पता चलता है कि उसके फ्रेंड सैम ने वहाँ से $800 विड्रू करे थे और उनको ओल्ड करेंसी बिल में एक्सचेंज करवाया था कुछ दिनों पहले। और अब जब उसको ये पता चलता है कि उसने $800 को ओल्ड करेंसी बिल में एक्सचेंज करवाया था, तो उसको लगता है कि इससे सैम के पास डेफिनेटली इतने पैसे तो हो ही गए होंगे कि वो एक बिजनेस स्टार्ट कर सके। कौन सा बिजनेस? ऑफ हे, फीड एंड कैटल ब्रीड। यानी कि ये जो बिजनेस है हे का, ये मतलब होता है भूसा, एंड फीड एंड ग्रेन बिजनेस, ये वो हमेशा से उसका फ्रेंड सैम इसे परस्यू करना चाहता था। उसको ये बिजनेस पसंद था, तो वो कहता है कि इतने पैसे 800 से एक्सचेंज करके इतने पैसे तो आ ही गए होंगे सैम के पास कि वो वहाँ पे उस टाइम में वो बिजनेस स्टार्ट कर सके। क्यों? क्योंकि प्रोबेबली वो अपना पुराना जो वो उसका ऑक्यूपेशन था, काहे का, साइकाइट्रिस्ट का, वो तो वहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकता। क्यों? अभी बताएंगे क्यों। क्योंकि ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओन वर्क, नॉट इन गेल्सबर्ग, इलिनॉय 1894। वो उन दिनों में अपनी साइकाइट्री ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि उन दिनों कंपैरेटिवली जो वर्ल्ड है, जो एनवायरनमेंट है, वो पीसफुल था। इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस नहीं थी जितनी कि मॉडर्न एरा में है। तो फिर प्रॉफिटेबल कौन सा था? दिस बिजनेस ऑफ हे, फीड एंड फूड ग्रेन, जो वो प्रैक्टिस कर रहा होगा। अब एंड में चार्ली बोलता है कि ओ, सैम वॉज माई साइकाइट्रिस्ट, एंड द स्टोरी एंड्स हियर। डू सब्सक्राइब द चैनल लर्न करो क्लास 11 and 12, and if you have any queries you can definitely ask me in the comment section below. All the best.